हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जियोसिंक्लाइन टॉपिक पढ़ रहे थे। भूसन्नति में हमने पढ़ा कि भूसन्नतियों की उत्पत्ति कैसे होती है, भूसन्नतियों के अलग अलग आकार क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर इनकी अवस्थिति हो सकती है और भूसन्नतियों के अलग अलग प्रकार कैसे हो सकते हैं। हमने ये सब पढ़ लिया है। साथ में हमने आज तक जितने वैज्ञानिकों ने भूसन्नति के बारे में दिया था, हॉल्डाना, हॉग, शूशर्ट, इवांस, आर्थर होम्स, इन सब की संकल्पनाओं को पढ़ लिया। हमने जाना कि इन्होंने क्या क्या विचार भूसन्नति के बारे में दिए थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है भूसन्नति के विकास की अवस्थाएं, मतलब कितनी स्टेजेस में जाके भूसन्नति की उत्पत्ति से लेके और पर्वतों के निर्माण तक की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, भूसन्नति की विकास अवस्थाएं। ठीक है, तो भूसन्नति के जो विकास की अवस्थाएं हैं, इनको अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो भूसन्नति की उत्पत्ति और पर्वतों के निर्माण के बारे में सिद्धांत दिए थे, उन सबका एक मिला जुला रूप के रूप में हम इनका 3 अवस्थाएं लेते हैं। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं लेते हैं? पहली अवस्था है हमारी लिथोजेनेसिस। ठीक है, लिथोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस का मतलब होता है भूसन्नति निर्माण की अवस्था। ठीक है, लिथोजेनेसिस, इसको इसी रूप में याद रखिए क्योंकि कई बार इनको देवनागरी में लिथोजेनेसिस लिख के भी दे देते हैं। तो भूसन्नति निर्माण की अवस्था। दूसरी हमारी आती है ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस मतलब होता है पर्वत निर्माण की अवस्था। ठीक है, ये हमारी सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज हमारी आती है भूसन्नति विकास की, ग्लिप्टोजेनेसिस। इसे बोलते हैं भूसन्नति विकास की अवस्था। ठीक है, भूसन्नति निर्माण की अवस्था। ठीक है, ओरोजेनेसिस पर्वत निर्माण अवस्था और ग्लिप्टोजेनेसिस भूसन्नति विकास की अवस्था। अब देखते हैं इनमें क्या क्या घटनाक्रम होता है। ठीक है, लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस और ग्लिप्टोजेनेसिस में क्या क्या घटनाक्रम होता है। देखिए, सबसे पहले आती है हमारी लिथोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस में क्या होता है? देखिए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने लिथोजेनेसिस के भूसन्नति के निर्माण जो है उसके अलग अलग कारण दिए हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। हम बेसिक लेके चलें तो देखिए, ये क्या है हमारे अग्रदेश, फोरलैंड है। ठीक है, ये हमारे क्या है, फोरलैंड है। और इन अग्रदेशों से अवसादीकरण के कारण, ठीक है, अवसादीकरण के कारण अब सबने अलग अलग उत्पत्ति तो अलग अलग हुई है। हम मानते हैं कि भूसन्नति का निर्माण हो चुका है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू सेडिमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, इन फोरलैंड से कुछ नदियां अपरदन पदार्थ ला करके और उसको यहाँ पे जमा किए जा रही हैं। ठीक है, इस भाग में जमा किए जा रही हैं और इसकी वजह से जो दबाव हो रहा है, बहुत ज्यादा भार हो रहा है, उसकी वजह से इनकी तली में धसाव हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू नीचे धसती जा रही है। इस धसाव की वजह से भूसन्नति जो क्या है, गहरी होती जा रही है। ठीक है, यानी भूसन्नति की तली में अवसाद भार के कारण कंटिन्यू धसाव होता रहता है। इस धसाव के कारण इस अवसाद की क्या मोटाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, सबने अलग अलग बातें कही हैं कि एक तो अवसादीकरण हो रहा है, इससे भी हो सकता है। सब वैज्ञानिकों ने इसके धसाव की अलग अलग बातें की हैं। किसी ने कहा कि संवहन तरंगे, आर्थर होम्स ने क्या कहा कि संवहन तरंगे जो हैं वो क्या कर रही है, इसके नीचे के भाग में रूपांतरण ला दे रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि नीचे की जो चट्टाने हैं इनका घनत्व बढ़ जाता है और उसकी वजह से धसाव हो जाता है। ठीक है, तो पहली स्टेज में तो क्या होगा, लिथोजेनेसिस की स्टेज में धसाव होगा और भूसन्नति जो है वो क्या हो जाएगी, जो अपरदित पदार्थ हैं उसका क्या हो जाएगा, मोटाई बढ़ जाएगी। ये तो पहली अवस्था है, अवसाद मोटाई बढ़ेगी और धसाव होता रहेगा भूसन्नति में लगातार रूप से। ठीक है, दूसरी अवस्था आती है ओरोजेनेसिस की अवस्था। ओरोजेनेसिस यानी
ओरोजेनेसिस मतलब होता है पर्वत निर्माण क्रिया। अब पर्वत निर्माण होगा कैसे? देखिए, जब आंतरिक भाग में कोई भी या तो हलचल उत्पन्न हो, ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग बातें, या तो आंतरिक भाग में कुछ हलचल हो, जैसे आर्थर होम्स ने बताया कि जब संवहन तरंगे एक दूसरे के पास आएंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो उससे क्या होगा, उसकी वजह से जब सियाल परत के नीचे जब ये चलेंगी तो इनकी वजह से इनका क्या होगा, कन्वर्जेंट मूवमेंट होगी, अभिसारी मूवमेंट होगी, और इस अभिसारी मूवमेंट के कारण क्षैतिज संपीड़न का बल लगेगा। दोनों तरफ से यहाँ पे क्या लगेगा, क्षैतिज संपीड़न लगेगा। और जब क्षैतिज संपीड़न बल लगेगा तो क्या होगा, ये जो अग्रदेश जो है हमारे, जो फोरलैंड है, ये क्या आएंगे, पास पास आएंगे, ठीक है। और इनके पास पास आने के कारण जो अवसाद भूसन्नति की तली में बनता जा रहा था और जिसकी मोटाई काफी अधिक हो गई थी, उसमें वलन उत्पन्न होने लगेगा, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं कि इनमें लगातार इतना ज्यादा अवसाद भार हो जाएगा कि अवसाद भार के कारण एक दबाव नीचे की तरफ लगने लगेगा, और इस नीचे की तरफ जो दबाव लगेगा उसके कारण इनमें क्षैतिज संपीड़न उत्पन्न होगा, ठीक है। यानी रीजन कुछ भी रहा हो, मगर अब यहां पर दोनों में क्या लगेगा, क्षैतिज संपीड़न बल लगेगा, और इस क्षैतिज संपीड़न बल के कारण अवसाद जो है उसमें वलन उत्पन्न होंगे। ये देखिए, ये वलन उत्पन्न हो गए। अब देखिए, अब इसमें क्या खास बात है, वलन जो उत्पन्न होंगे, अगर क्षैतिज संपीड़न बल क्या होगा, बहुत मंद होगा, ज्यादा तेज नहीं होगा, तो इसके सिर्फ किनारे वाले भाग ही ऊपर उठेंगे। ये भूसन्नति के सिर्फ किनारे वाले भागों में ही वलन होगा और पर्वतों का निर्माण सिर्फ किनारे वाले भाग में होगा, जबकि जो बीच का जो भाग है वह उठेगा नहीं, ठीक है, उसमें वलन उत्पन्न नहीं होंगे। तो वो क्या रह सकता है, वो पठार के रूप में भी रह सकता है, या हो सकता है कि वो जल तल से ऊपर हो, इस वजह से वहां पे पठार भी बने या मैदान भी बन सकते हैं, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे कोई छिछला सागर भी बना रह सकता है। इस भाग को इन्होंने नाम दिया मध्यपिंड। क्या बोलेंगे इसको, मध्यपिंड, यानी मीडियन मास, मध्यपिंड या मीडियन मास कहेंगे। तो कम क्षैतिज संचलन और संपीड़न के प्रभाव में केवल किनारे वाले भागों में ही जो वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है, उनके बीच का वह भूभाग जो कि वलन और संपीड़न से अप्रभावित रहा है, वह क्या कहलाएगा, मध्यपिंड। यानी इनमें ना तो वलन उत्पन्न होगा, ना इस पे ज्यादा संपीड़न का प्रभाव होगा, ठीक है। इस वजह से या तो पठार बन सकता है, या मैदान बन सकता है, या छिछला सागर के रूप में रह सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी रह सकता है, ठीक है। इसको कहा मध्यपिंड। तो दूसरी अवस्था में ओरोजेनेसिस की अवस्था होती है, इसमें पर्वत का निर्माण होता है। अब यही अगर क्षैतिज संपीड़न ज्यादा हो जाए, बहुत अधिक क्षैतिज संपीड़न हो जाए, ठीक है, तो इस क्षैतिज संपीड़न की अवस्था में क्या होगा कि पर्वत जो है उनका निर्माण ज्यादा होगा, और ये मध्यपिंड जो है इसमें भी वलन उत्पन्न होने लगेंगे। अब यहां मध्यपिंड नहीं बचेगा और पूरे भूसन्नति की चौड़ाई में क्या हो जाएगा, वलन पड़ने लगेंगे और वलित पर्वतों का निर्माण होगा, ठीक है। तो ओरोजेनेसिस की जो फेज थी, इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, वलन बन रहे हैं, वलन और वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है ओरोजेनेसिस में। अब देखिए, अब अगर क्षैतिज संपीड़न और भी ज्यादा हो, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब बहुत ज्यादा क्षैतिज संपीड़न होता है, तो जैसे ये वलन है, ये वलन कैसे बन जाएगा, ऐसे शयान वलन या परिवलन का निर्माण होगा, यानी रिकम्बेंट फोल्ड बनेगा, रिकम्बेंट फोल्ड बनेंगे। इस रिकम्बेंट फोल्ड का निर्माण कैसे होगा, जब बहुत ज्यादा क्षैतिज संपीड़न हो, तो उसकी वजह से ये जो वलन है ये कैसे हो जाएगा, धरातल के समानांतर, धरातल के समानांतर हो जाएंगे, इसे परिवलन कहते हैं, और ज्यादा हो जाएंगे। अब अगर फिर भी और भी ज्यादा संपीड़न इन पे लगता जाता है, तो क्या होगा कि यहां पर इनकी जो एक वलन की भुजा है वो दूसरी भुजा पे कैसे हो जाएगी, पलट जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या निर्माण होगा, इसको क्या बोलेंगे, नैपे, NAPPE, ये नैपे बन जाएंगे,
मतलब संपीड़न की स्थिति के बढ़ते रहने से वलन की मात्रा कंटिन्यू बढ़ती जाती है और ओरोजेनेसिस फेज के अंदर, पर्वत निर्माण के अंदर शुरुआत में सिर्फ क्या बनेगा, शुरुआत में सिर्फ किनारे वाले भागों में संपीड़न होगा और वहां पे वलन बनेंगे, वलित पर्वत बनेंगे। मध्य पिंड जो है वो समतल भूभाग के रूप में रह जाएगा। बाद में जब संपीड़न और ज्यादा होगा तो मध्य भूभाग जो है, मध्य पिंड है, उसमें भी वलन उत्पन्न हो जाएंगे, ये देखिए। उसके बाद भी अगर क्षैतिज संपीड़न ज्यादा रहता है तो क्या बनेंगे, परिवलन या रिकम्बेंट फोल्ड बनेंगे। मैं आपको ये फोल्ड एंड फोल्ट में जो वीडियो था उसमें मैं बता चुका हूं कि कितने तरीके के फोल्ड होते हैं। तो परिवलन होगा, ऐसे हो जाएंगे। अब इनमें अगर और ज्यादा संपीड़न होगा तो क्या होगा कि नैपे का निर्माण होगा और एक वलन जो है वो दूसरे के ऊपर उलट जाएगा और इसकी गर्दन जो है, ये गर्दन जो है ये टूट के दूर भी जा सकती है। ठीक है, तो ये ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गर्दन टूट जाएगी और इसके ग्रीवा खंड या नैपे भी बोलते हैं, ग्रीवा खंड या नैपे। ठीक है, तो वलन और ग्रीवा खंड का निर्माण किस में होता है, सेकेंड स्टेज में, पर्वत निर्माण की अवस्था में। ठीक है दोस्तों, ये हो गई दो अवस्थाएं। तीसरी अवस्था जो आती है भूसन्नति के विकास की, वो आती है ग्लिप्टोजेनेसिस। ठीक है, ग्लिप्टोजेनेसिस यानी भूसन्नति विकास की अवस्था ये कहेंगे। इसमें क्या होता है, जब हमारा ओरोजेनेसिस हो चुका है, पर्वतों का निर्माण हो चुका है, तो उसके बाद क्या होगा कि पर्वतों का जब उत्थान हो गया है, ठीक है, ये पर्वत हैं, तो यहां पर कुछ अवसाद जो है, क्या बोलेंगे, अवसादन का मतलब अवसाद नहीं, अपर्दन का जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अपर्दन के प्रक्रम चालू हो जाएंगे। क्या क्या हो सकते हैं, नदियां हो सकती हैं, ग्लेशियर हो सकते हैं, ऊंचाई बहुत ज्यादा है या वहां पे बहुत ज्यादा हिमखंड है, बहुत ज्यादा ग्लेशियर है तो वो अवसाद करेंगे, अब अपर्दित करेंगे। और क्या हो सकता है, हवाएं हो सकती हैं जो अपर्दित करेंगी। तो यहां पर कंटिन्यू अपर्दन स्टार्ट हो जाएगा और अपर्दन के कारण जो हमारे भूसन्नति में स्थित जो वलित पर्वत हैं उनकी ऊंचाई घटने लगेगी। ठीक है, ये इतना है, बाद में इसकी ऊंचाई घट के क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और जो अपर्दित पदार्थ हैं, जो अवसाद हैं, वो कहां जाने लगेंगे, अपर्दित अवसाद पदार्थ जो हैं वो महासागरीय भागों में जाके जमाव होने लगेंगे। ये पर्वत है, ये हमारा पूरा कॉन्टिनेंट है मान लीजिए, तो कॉन्टिनेंट से नदियां बहते हुए ला करके कहां जाएंगी, महासागरीय जल में इनका जमाव करती जाएंगी। इससे क्या होगा कि इनका जो भार है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, और कम होता जाएगा और यहां पर क्या होता जाएगा, भार महासागरीय जल में यानी तटीय क्षेत्रों में भार बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अवसाद क्या होता जाएगा, जमा होता जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी आइसोस्टेटिस जो बनता है, आइसोस्टेसी जो होती है, भू संतुलन होता है, उसमें कई बार जब तटीय क्षेत्रों में जब बहुत ज्यादा अवसाद इकट्ठा हो जाता है तो ये भाग जो है वो नीचे धसाव होने लगता है, तटीय क्षेत्रों में नीचे धसाव होने लगता है। इसकी वजह से, धसाव होने की वजह से यहाँ से मैग्मा जो है, यहाँ से जो आंतरिक जो भारी पदार्थ है, जो इसके सियाल के नीचे जो पदार्थ है, सीमा का भारी पदार्थ, वो यहाँ से गति करके यहाँ इकट्ठा होने लगता है और इसकी वजह से पर्वत हल्के होके और ऊपर उठने लगते हैं। तो ये अवस्था भी एक कंडीशन आ सकती है कि पर्वत ऊपर उठने लग जाए। ठीक है, तो ग्लिप्टोजेनेसिस की स्टेज में क्या होगा कि वलित पर्वत जो बने हैं, उन वलित पर्वतों का उत्थान जो है वो समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर अपर्दन प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, मगर कभी कभी तली में धसाव होने की वजह से पर्वत वापस ऊपर उठने लगेंगे। और क्या होगा ग्लिप्टोजेनेसिस की स्टेज में, ये देखिए, ये पर्वत पूरी तरह निर्माण हो चुका है। यहाँ पे पर्वत निर्माण की अवस्था पूर्ण हो चुकी है, पूरा वलन हो चुका है, वलित पर्वत बन चुके हैं। अब इनका यहाँ से अपर्दन प्रारंभ होगा। ठीक है, तो ग्लिप्टोजेनेसिस की स्टेज में क्या होगा, पर्वत निर्माण पूर्ण हो चुका होगा। पर्वत निर्माण पूर्ण हो चुका होगा और इनका अपर्दन प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, अब जब अपर्दन हो रहा है तो क्या बनेंगे, यहाँ पे नदी घाटियां बनेंगी, गॉर्ज बनने लगेंगे।
कैनियन बनने लगेंगे, झरने बनने लगेंगे। मतलब पर्वतों का, वलित पर्वतों का निर्माण जब पूर्ण हो गया है तो उसके बाद अपरदन से कारण कौन कौन सी जल, हिमानी या पवन निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण प्रारंभ होगा। ठीक है, जल, हिमालय और पवन निर्मित स्थलाकृतियां बनेंगी। ठीक है, जल से क्या क्या बन सकते हैं? घाटियां बन सकती हैं, गौर बन सकते हैं, कैनियन बन सकते हैं, झरने बनना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हिमानी से क्या बन सकते हैं? हिमानी से भी हिमानी घाटियां बन सकती हैं। ठीक है, एस्कर, ड्रमलीन, ये सारी संरचनाएं जो हैं वो यहाँ पे बनने लगेंगी, पवन निर्मित स्थलाकृतियों। तो ये कंटिन्यू अपरदन प्रोसेस जो है वो ग्लिप्टोजेनेसिस में स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला लिथोजेनेसिस, दूसरा ओरोजेनेसिस, तीसरा ग्लिप्टोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस में भूसन्नति निर्माण होगा, अवतलन होगा और धसाव होगा। अवतलन धसाव की वजह से जो अवसाद है उसकी मोटाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिस दर से अवसादीकरण हो रहा है उसी दर से इसमें धसाव होता जा रहा है, पहली बात। दूसरा, जब ओरोजेनेसिस की स्टेज होगी उसमें संपीड़न बल के बढ़ने के साथ साथ वलन की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे अग्रदेश संपीड़न के कारण पास आएंगे, पास आने की वजह से इनमें वलन पड़ेगा और वलन की वजह से पर्वतों का उत्थान होगा, पर्वत ऊपर उठने लगेंगे। अगर बहुत ज्यादा संपीड़न हो रहा है तो परिवलन और नैपे ग्रीवा खंड का निर्माण होगा। क्लियर है? जब हम थर्ड की बात करते हैं ग्लिप्टोजेनेसिस, तो ग्लिप्टोजेनेसिस में पर्वत निर्माण पूर्ण हो चुका होगा और अब और ज्यादा क्षैतिज संपीड़न नहीं हो रहा होगा, बल्कि यहाँ पर अपरदन प्रारंभ हो जाएगा पर्वतों का, जिससे अपर्दित स्थलाकृतियों का निर्माण होने लगेगा और पर्वत जो है वो नीचे होने लगेंगे। मगर जब कभी तली में, किसकी में, तटीय क्षेत्रों की तली में धसाव होता है तो उसकी वजह से कभी कभी पर्वतों का उत्थान भी होने लगता है। जैसा मैंने आपको जियो आइसोस्टेसी में बताया कि भू संतुलन को बनाए रखने के लिए इन हल्के भूभाग के नीचे का भारी पदार्थ जो है वो धसाव के कारण पर्वतों के नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से पर्वत हल्के होके और ऊपर उठने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी भूसन्नति निर्माण की अवस्था और इससे निर्मित होने वाले वलित पर्वत। ठीक है, तो लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस एंड ग्लिप्टोजेनेसिस। तो ये हमारा भूसन्नति का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें हमने भूसन्नति उत्पत्ति पढ़ी, भूसन्नति के प्रकार पढ़े, अवस्था पढ़ी, अवस्थिति पढ़ी, ये सब हमने पढ़ लिया है, भूसन्नति के सिद्धांतों को पढ़ लिया है। ठीक है, अब ये टॉपिक जो हमारा है वो पर्वत निर्माण के लिए हमारा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको पहले लिया था। अब भूसन्नति को आप एक बार पढ़ लिए हैं तो आपके लिए पर्वत निर्माण और पर्वत निर्माण के सिद्धांतों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।